19 से 20 लोग एक ही दिन में मारे गए। सोल्जर्स रोड पे आ गए और पुलिस से गोलियां खाए हुए इंजर्ड लोगों से हॉस्पिटल भर गया। ये कहानी किसी वॉर की नहीं, बल्कि ये कहानी नेपाल के दिल काठमांडू से शुरू होती है। और इन सब चीज़ों की वजह थी सिर्फ एक फैसला, जो कि था सोशल मीडिया बैन। और इस एक फैसले ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। 4 सितंबर 2025 को नेपाल की गवर्नमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रेडिट और भी काफ़ी सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा देती है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया जायंट्स जैसे कि मेटा, जिसके अंदर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी ऐप्स आती है, और बाकी के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक ग्रीवियंस सेल और एक कंप्लाइंस सेल इस्टेब्लिश करने का ऑर्डर दिया था नेपाल में, और नेपाल की गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होने का भी। और जब किसी भी कंपनी ने ये रूल्स फॉलो नहीं किए तो नेपाल की गवर्नमेंट ने उन पर बैन लगा दिया। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टिकटॉक, वी टॉक, वाइबर, निम्बूस या पोपो लाइव जैसी ऐप्स पर कोई भी बैन नहीं लगाया, क्योंकि इन्होंने नेपाल गवर्नमेंट की दी हुई सारी गाइडलाइंस और ऑर्डर फॉलो किए। नेपाल में ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसे नाम दिया जेन जी प्रोटेस्ट। जेन जी वो लोग होते हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक तरह की स्पार्क थी पूरे नेपाल में आग लगाने के लिए। नेपाल की जो जेंसी थे, मतलब जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में थी, वो पहले से अपनी गवर्नमेंट की काफ़ी सारी बातों से परेशान थे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, मास माइग्रेशन, करप्शन और गवर्नमेंट की लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। वहाँ के कितने सारे जेन जीज को नेपाल छोड़कर गल्फ कंट्रीज़ या मलेशिया, इंडोनेशिया में जॉब्स के लिए जाना पड़ता था। और हर रोज़ किसी पॉलिटिशियन पे कोई ना कोई करप्शन के चार्जेस लगे होते हैं। और वहाँ के यूथ के लिए सोशल मीडिया एक तरह का जरिया था अपने ओपिनियंस और आइडियाज़ शेयर करने के लिए और करप्शन को एक्सपोज करने के लिए। और इस बैन से कुछ ही देर पहले नेपाल की किसी पॉलिटिशियन की ग्रैंड डॉटर की फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे वायरल हो गई, जिसमें कि वो फ्रांस में बड़े लग्जरी तरीके से वेकेशन मनाती हुई दिखी। और ये सब बातें नेपाल की यूथ को काफ़ी बुरी लगी। उनके मुताबिक ये एक तरह का नेपोटिज्म था। और ये बात सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई पूरे नेपाल में, और लोगों के बीच में इसको लेकर गुस्सा भी था। नेपाल के यूथ के पास जॉब्स नहीं है और पॉलिटिशियंस के बच्चे उन्हीं के टैक्सेस से अब्रॉड में मज़े करते हैं। और इस तरह की एक्सपोजिंग रील्स और भी काफ़ी सारी पॉलिटिशियंस के ऊपर बनने लगी नेपाल में। और नेपाल गवर्नमेंट की ये गलती थी कि उन्होंने इसी टाइम पर ये बैन लगाया। और वहाँ के लोगों ने यही सोचा कि ये बैन उन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि उनके बच्चों का लाइफस्टाइल एक्सपोज हो गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल का ऑर्डर दिया था सोशल मीडिया ऐप्स को रजिस्टर होने की। तो क्या रीज़न था कि इसी पर्टिकुलर टाइम पे ये बैन लगाने? और इन्हीं सब कुछ वजहों से ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया और काठमांडू को छोड़कर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी फैलने लगा नेपाल के अंदर। हज़ारों यूथ ने पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट की और ये नारेबाजी हुई कि हमारी आवाज़ बंद नहीं होगी। गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्ट को लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बताया, लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये बात अब उनकी आज़ादी और उनकी इज्जत पे आ गई थी। और धीरे धीरे ये स्टूडेंट मूवमेंट एक फुल ब्लोन प्रोटेस्ट में बदल गया और सितंबर 8 को ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हज़ारों यूथ पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा हुए प्रोटेस्ट करने के लिए, और पुलिस ने उन्हें कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड क्राउड कंट्रोल टूल्स जैसे कि टीयर गैस, रबर बुलेट्स, बैटन्स और वाटर कैनन्स का यूज़ किया और बैरिकेड्स वगैरह लगा दी। और ये प्रोटेस्ट इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि प्रोटेस्टर्स बैरिकेड्स के ऊपर से जाने लगे पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर। और लोकल पुलिस की माने तो इस टाइम पर सिचुएशन उनके हाथों से बाहर निकल गई और पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी प्रोटेस्टर्स के ऊपर उन एरियाज़ में जो कि हाई सिक्योरिटी जोन्स थे। और ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया और इसमें 19 से 20 लोगों की जान चली गई और काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हो गए। काठमांडू के मेजर हॉस्पिटल्स जैसे कि द नेशनल ट्रॉमा सेंटर, सिविल हॉस्पिटल, काठमांडू मेडिकल कॉलेज ने मल्टीपल डेथ्स रिपोर्ट की, वो भी तब जब पेशेंट्स की बॉडी वहाँ पे अराइव हो रही थी।
और मल्टीपल डेथ्स तब जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और जब लोगों को पता चला कि 19 से 20 लोग मारे गए प्रोटेस्ट करते हुए, तो ये प्रोटेस्ट काठमांडू को छोड़कर पूरे नेपाल में फैलने लगे। और अब ये सोशल मीडिया बैन एक सिंबल बन गया था करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल फेलियर के खिलाफ। और वहाँ पे फिर इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट के हाथों से ये सिचुएशन बाहर निकल गई और तब उन्होंने ये बैन हटा दी। और फिर 9 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं, जिनमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस होती है सिचुएशन को कंट्रोल में लाने में। और जो लोगों की डेथ हुई उनकी फैमिली को कंपनसेशन दी जाएगी, और जो लोग इंजर्ड हुए उनका फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, ऐसी कमिटमेंट की गई पब्लिक एंगर को कम करने के लिए। और इतने पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से नेपाल के होम मिनिस्टर ने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और ये सब पब्लिक के गुस्से को कम करने के लिए किया गया और एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई जो कि इस पूरे इंसिडेंट की इंक्वायरी करे और रिपोर्ट करे गवर्नमेंट को। और जो शूटिंग इंसिडेंट हुआ इस पे भी पूरी इंक्वायरी हुए और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार हो उनको पनिशमेंट्स मिले। और अब काठमांडू और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू लगा दिया गया है और लार्ज पब्लिक गैदरिंग्स पर बैन लगा दिया है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। ये जो प्रोटेस्ट थे ये सिर्फ एक बैन के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे गवर्नमेंट सिस्टम के खिलाफ थे। सोशल मीडिया यूथ के लिए एक वेपन ऑफ एक्सप्रेशन है। तो ये थी सारी स्टोरी नेपाल के प्रोटेस्ट की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।